हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ फुली सॉल्व सोशोलॉजी पेपर 1 ऑफ 2024। पिछले सेशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं 1 A B C D E वो कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन लेंगे और उनके जो आगे आगे 3 पार्ट्स हैं। तो टोटल हम आज 9 क्वेश्चन लेने वाले हैं। लेट्स गो। देखो, ये क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं सेकंड ए सवाल कहता है कि सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां, क्रिटिकली एनालाइज। अब देखो, ये सवाल है क्या? पहले तो सवाल को समझो। ये सवाल लोगों को कई बार समझ ही नहीं आया। ये कह रहा है कि जो सोशियोलॉजी, ये जो स्टेटमेंट है ये एक असर्शन है। असर्शन मतलब ये एक क्लेम कर रहा है, ये एक चीज डिक्लेयर कर रहा है। ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी जो है, एक डिसिप्लिन है, वो यूरोपियन एनलाइटनमेंट और रेनेसां से ही निकला है। ठीक है, उसी की देन है ये, उसी का प्रोडक्ट है ये। इसको वो, और क्वेश्चन में इन्होंने हिंट दे दी कि इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। यहाँ पे लिखा क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? आपको ये प्रूव करना है कि सोशियोलॉजी के आज के होने में, सोशियोलॉजी के एज अ डिसिप्लिन डेवलप होने में यूरोपियन एनलाइटनमेंट और यूरोपियन रेनेसां का तो रोल है ही, बट सिर्फ उसी का रोल नहीं है। वर्ल्ड में और भी बहुत जगह सोशियोलॉजी के रूट्स फैले हुए हैं और उन सब जगह प्लस यूरोपियन एनलाइटनमेंट और रेनेसां, इन सब जगह के कंट्रीब्यूशंस के साथ सोशियोलॉजी आज जो है वो है। तो बहुत सारी रूट्स हैं सोशियोलॉजी की, नॉट जस्ट यूरोपियन रूट्स। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। अब 20 मार्कर है ये सवाल। तो यहां पे हमें स्ट्रक्चर देखो क्वेश्चन का क्या होगा। फर्स्ट, आप 1 लाइन स्टेटमेंट, अब जो ऐसे सवाल होते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको क्रिटिकली एग्जामिन या एनालाइज कीजिए, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उसका एक काउंटर, क्रिटिकली एनालाइज है तो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि भाई इट बिगैन ड्यूरिंग यूरोपियन एनलाइटनमेंट, यहाँ से शुरुआत हुई थी, बट इसके जो रूट्स हैं वो अलग अलग ग्लोबल जगह पे फैले हुए हैं। एंड लेटर ऑन विल टॉक कि यूएस में, इंडिया में, अफ्रीका में कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन आती है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा, देखो इंट्रोडक्शन में आपने उसको पहले ही लिख दिया कि ग्लोबल व्यूज भी इसमें कंट्रीब्यूशन हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स का अग्री नहीं किया, आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर दिया, यानी कि क्रिटिकल उसका एक स्टेटमेंट भी दे दिया। अब ये जो सवाल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आप ये प्रूव करोगे कि ये स्टेटमेंट सही है, कि हाँ भाई इसके सही है, पार्शली सही है, कि हाँ इसके ये रूट्स भी रहे हैं। सेकेंड पार्ट में बताओगे कि इसके ग्लोबल रूट्स कौन से इसके अलावा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्टेटमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लिखिए वही जो हम कहानी पढ़ते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस जो इस पे अपलोड हुई है। PYQ सीरीज में ही आपको मिल जाएगी। PYQ या लेक्चर सीरीज में आप जस्ट सर्च दिस टर्म मॉडर्निटी एंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो उन्हीं 2 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे कि हाउ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड यूरोपियन रेनेसां हैड अ रोल इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थीम्स के उत्पन्न होने में इन चीज़ों का क्या रोल था, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन से आप लिंक कर दोगे। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में आप बताओगे कि भाई यूरोप के बाहर भी बहुत सारे जगह थी जहाँ पे सोशियोलॉजी का ओरिजिन पाया जाता है। अब इंडियन सोशियोलॉजी जो है, इंडियन सोशियोलॉजी मेनली डेवलप हुई है इंडिपेंडेंस के बाद, और ये लोग भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो थे यूरोपियन एनलाइटनमेंट और रेनेसां के साथ, बट दैट वाज जस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट इन्फ्लुएंस। इंडियन ओरिजिन जो इंडियन सोशियोलॉजी है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोशियोलॉजी। अपने आप में भी इसने ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में। व्हेन वी टॉक अबाउट घुरे, व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीनिवास, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्सिज्म, AR देसाई का, तो इंडिया की अपनी भी एक ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। ऐसे ही अमेरिका की कॉन्ट्रीब्यूशंस आप लिख दोगे, ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्ट्रीब्यूशन हम लिखेंगे। तो फर्स्ट आप पॉइंट लोगे कि घुरे
घुरे ने जब कास्ट को समझने की कोशिश करी है, जब किनशिप को समझने की कोशिश करी है, तो वो एंशियंट स्क्रिप्चर्स में गया है, तब वो रामायण महाभारत में गया है, तब उसने कल्चर के साथ लिंक करने की कोशिश करी है. तो ही एडेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू वेस्टर्न थ्योरीज. ठीक है, वहाँ पे ये सिर्फ मार्क्सवाद की बात या किसी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे इसने एक अपनी ओरिजिनल डायमेंशन दी. ठीक है, ही इज कॉल्ड द डोयन, बरगद का पेड़ है ये इंडियन सोशियोलॉजी के. फिर डुबोई है अमेरिका के. इन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स की एनालिसिस में इन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है कि हाउ दे गो थ्रू डबल कॉन्शियसनेस. देखो ये मैंने एक बहुत ही पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है, इन जनरल आप ये समझने की कोशिश करो कि आप जब अमेरिकन सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या क्या सोशोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस करी. ठीक है, आपने सिर्फ एक यूरोपियन थ्योरी या यूरोपियन स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या यूरोपियन स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया. आपने अमेरिकन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, उसको समझने के लिए नए कॉन्सेप्ट्स आप लेके आए. तो डबल कॉन्शियसनेस की उन्होंने बात करी थी कि भाई व्हेन वी टॉक अबाउट एन अमेरिकन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्लैक अमेरिकन की डबल कॉन्शियसनेस, डबल आइडेंटिटी होती है कि मेरे को लोग एज एन अमेरिकन कैसे देखते हैं एंड मेरे को लोग एज अ ब्लैक अमेरिकन, एज अ ब्लैक कैसे देखते हैं. एक इंडियन जो अमेरिका में काम कर रहा है, इसी तरह उसकी भी दो आइडेंटिटीज हैं. वो ये समझना चाहता है कि मेरे को लोग एज अ यूएस एम्प्लॉई जो H1B वीजा पे वहाँ पे रहता है, मेरे को एज एन एम्प्लॉई, इमिग्रेंट एम्प्लॉई कैसे देख रहे हैं और मेरे को एज एन इंडियन इमिग्रेंट एम्प्लॉई कैसे देखते हैं. ठीक है, इसी तरह अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा वहाँ पे सिटीजन बन जाता है तो वो इंडियन ओरिजिन वाला सिटीजन एक उसकी और आइडेंटिटी डायमेंशन ऐड हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्शियसनेस. इसको अब इंडिया में अप्लाई करो तो इंडिया में यू कैन अप्लाई दिस टू दलित्स. कि एक दलित IAS ऑफिसर है या एक दलित एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको होता है कि लोग मेरे को एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी देख रहे होंगे, बट लोग मेरे को एज अ दलित भी देख रहे होंगे, एज अ दलित गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी देख रहे होंगे. तो वो उसके हमेशा दिमाग में एक डामाडोल चलता है कि लोग मेरे को एज अ दलित कैसे देख रहे हैं और इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो ये हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि कहीं मेरे साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं चल रहा है. तो ये इनसिक्योरिटी को डुबोई ने डबल कॉन्शियसनेस बोला है. फिर सी राइट मिल्स आपका सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करता है. इसका सी राइट मिल्स की मैंने खुल के बात करी है. शुरू के PYQ क्वेश्चंस में सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पे एक सवाल है. PYQ सीरीज की प्लेलिस्ट में जाओ तो वहाँ पे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पे मैंने एक क्वेश्चन एड्रेस किया जहाँ पे मैंने खुल के सी राइट मिल्स की थ्योरी पे बात करी है कि हाउ ही कनेक्ट्स पर्सनल इश्यूज विद पब्लिक इश्यूज. ठीक है, पब्लिक प्रॉब्लम्स. तो जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी को अगर आप एक इंसान के लेजी होने पे या एक इंसान के नकारा होने पे आप कनेक्ट करते हैं, तो ही सेज कि नहीं, पॉवर्टी इज अ स्ट्रक्चरल इशू, ये सोसाइटी में ही पाया जाता है और इसके इंडिविजुअल रीजंस नहीं है, इसके सोशल रीजंस हैं. फिर अफ्रीकन पर्सपेक्टिव. अब वॉल्टर रोडनी जो हैं, इन्होंने इज अ ब्लैक, इन्होंने बात करी है कि कॉलोनियलिज्म के साथ इन्होंने सोशल इश्यूज को समझने की कोशिश करी है कि कॉलोनियलिज्म का एक इंसान, एक सोसाइटी के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे या किसी भी तरह के प्रॉब्लम अगर है अफ्रीकन सोसाइटी में, तो उसका कॉलोनियलिज्म से क्या लिंक है. ठीक है, तो ये अफ्रीकन पर्सपेक्टिव्स में आ गया. फिर बहुत ही फेमस डिपेंडेंसी थ्योरी जो हमारे सोशियोलॉजी पेपर 1 के सिलेबस में भी है, एंड के चैप्टर में. वहाँ पे अब AG फ्रैंक जो हैं, ये है तो वैसे ये हैं जर्मन, बट इन्होंने इसको हम यूरोपियन पर्सपेक्टिव में नहीं गिनते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है? डिपेंडेंसी थ्योरी कॉन्ट्रास्ट ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, कैसे जो गुलाम देश थे कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, उन्होंने कैसे सफ़र किया है, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया अफ्रीकन कंट्रीज पे, या इंडिया वाज आल्सो बिग कॉलोनी, जितने भी कॉलोनीज थी
इनको यहाँ से इन्होंने रॉ मटेरियल लेके या यहाँ से इन्होंने कैसे एक्सप्लॉयटेशन करके अपने आप को अमीर बनाया और जो कॉलोनियल कंट्रीज थे वो कैसे गरीब रह गए। तो ही टॉक्स अबाउट ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। तो ये एक यूरोपियन सेंट्रिक यूरो सेंट्रिक थ्योरी नहीं है, इसलिए ये एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते। तो दिस इज हाउ यू कैन से कि भाई यूरोपियन एनलाइटनमेंट और रेनेसांस से ही सोशोलॉजी नहीं बनती है, ऑल्दो दिस हैड अ बिग कंट्रीब्यूशन। एक रूट इसकी यूरोप में पड़ी है, एक रूट इंडिया में भी पड़ी है, एक रूट, तो बहुत सारी रूट्स हैं। एंड दैट इज हाउ यू कंक्लूड कि भाई सोशोलॉजी जो बनी है वो बहुत सारी चीज़ों से बनी है, ग्लोबल व्यूज हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, सेकेंड ए। सेकेंड बी क्या बोलता है? इट इज़ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत लोगों ने मार खाई है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है वो कि बाय द वे इस पूरे सॉल्व्ड ये पूरा पेपर की सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वो मैंने जब पेपर हुआ था उसके 3 दिन बाद ही अपलोड कर दी थी, तो जिसको डाउनलोड करनी है ये पूरा सोल्यूशन सारे 28 क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे आपको। डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज ओवर हाइप्ड आइडिया इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च? डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स। अब देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी में कैसे आती है, किस हद तक यूज़ करनी होती है, क्या चक्कर है, तो डिटेल में तो हम लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी एक पॉजिटिविस्ट टूल है। पॉजिटिविस्ट मतलब पॉजिटिविज्म क्या था? पॉजिटिविस्ट वो सोशियोलॉजिस्ट थे जो साइंटिफिक मेथडोलॉजीज, नेचुरल साइंसेस से इंस्पायर होके, न्यूटन से इंस्पायर होके वो चाह रहे थे कि हम साइंटिफिक टूल्स, साइंस के टूल्स सोशियोलॉजी को भी पढ़ने में, जैसे वो एटम्स पढ़ते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, वैसे ही साइंटिफिक टूल्स जो वो यूज़ कर रहे हैं वो हम भी यूज़ करेंगे सोसाइटी को समझने में। तो द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स इन सोशियोलॉजी, दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ पॉजिटिविस्ट, उनको हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी बहुत यूज होती है नेचुरल साइंसेस में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो ये उस चीज़ को यहाँ लेके आना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि किसी भी चीज़ का असली ट्रूथ निकालना, यानी कि अगर ये एक फ़ोन है और ये ब्लैक कलर का फ़ोन है, तो ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि ये ब्लैक है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे को तो ये ब्लू दिख रहा है या मेरे को तो ये येलो दिख रहा है, तो भाई उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उसके रेटिना में प्रॉब्लम है, ये तो ब्लैक है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बिल्कुल इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ये जो ट्रूथ है कि दिस फोन इज ब्लैक, दिस डज नॉट चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी, पूरे यूनिवर्स में इसका एक ही ट्रूथ है। हाँ, ये है कि अगर आप लाइट चेंज कर दो, इस पे येलो कलर की लाइट डाल दो या कुछ और तरह की लाइट डाल दो जिससे इसका कलर कुछ और दिखे, तो वो भी एक अलग ट्रूथ है। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस, दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, वो ओपन एंडेड स्टेटमेंट नहीं है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसमें अलग हमने वेरिएबल डाल दिया, अलग हमने आर्ग्यूमेंट डाल दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई एक रिसर्च जब ऑब्जेक्टिव है, एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च जब ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका जो रिसर्चर है उसने अपने पर्सनल बायस, उसकी अपनी प्री कंसीव नोशंस, मेरी धारणाएं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जो है मैं उनको साइड पर रख के विद क्लियर माइंड, क्लीन स्लेट मैंने ये रिसर्च करी है। ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर मेरा एक बायस है अगेंस्ट डार्क कॉम्प्लेक्शन, कि भाई मुझे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग नहीं पसंद और मैं उन्हीं पे एक रिसर्च कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टडी में कहीं भी मेरा अपना एक पर्सनल बायस जो है, मेरी अपनी एक जो धारणा है, मेरी अपनी एक जो गलत फहमी है कह लीजिए, वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च, एक ट्रू रिसर्चर की एक पहचान होती है कि वो हर ट्रूथ को वैसे का वैसा समझने की कोशिश करता है। अब फिर हम आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी की एक डेफिनेशन आप लिख दोगे कि ये होता क्या है, अनबायस्ड नॉलेज। यहाँ पे आपने कोई पर्सनल बायस नहीं है, एक डेफिनेशन आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि कैसे जो पॉजिटिविस्ट्स थे, और उसमें एक आधे थिंकर का नाम, मेन थिंकर हमारा ऑगस्ट कॉम्पटी आते हैं, कि इन्होंने कैसे ऑब्जेक्टिविटी को या साइंटिफिक टूल्स को ये लेके आना चाह रहे थे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को एक एस्टैब्लिश करने में। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट किया था सोशियोलॉजी में।
ये एक थिंकर का नाम जरूर आएगा whenever you talk about the use of scientific tools in sociological research। ठीक है, फिर अब देखो ये एक सवाल देखो, डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज ओवर हाइप्ड? तो यहाँ पे आप बोल दो कि नहीं भाई, इसकी एक इम्पोर्टेंस तो है, इसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू तो है, पर जो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज हैं, आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी, उसने सोशोलॉजिकल रिसर्च को बहुत एनरिच किया है। ऑब्जेक्टिविटी एक हद तक ये ठीक है, ये ज़रूरी भी है सोशोलॉजिकल रिसर्च में कि एक रिसर्चर की अपनी प्री कंसीव्ड नोशन, अपनी धारणाएं पीछे रखी हों, बट नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स के बिना सोशोलॉजिकल रिसर्च अधूरी है। ठीक है, फिर अब मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दो। अब यहाँ पे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब आप इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं कि भाई रिच कंटेक्सचुअल इनसाइट, मतलब कि यहाँ पे किसी चीज़, कोई कल्चरल फेस्टिवल है या कोई प्रथा है, उसको अगर अर्बन एलिट्स या कोई बाहर का बंदा देखता है, कोई वेस्टर्न बंदा देखता है, तो उसको उसकी शायद इंपॉर्टेंस ना दिखे, वो उसको अलग एंगल से देखेगा। हम जो उस कल्चर का पार्ट है, हम शायद उसको अलग एंगल से देखें। यहाँ पे क्लिफर्ड गीट्स, व्हेनेवर क्लिफर्ड गीट्स का नाम आएगा ना, तो एक इसकी बाली में कॉक फाइट होती है, इंडोनेशिया की कैपिटल बाली में मुर्गों की लड़ाई होती है। इंडिया में भी होती है, केरला में, कोस्टल आंध्रा में, बट इसने बाली में जाकर स्टडी करी थी कि भाई बाली में ये एक प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है, सैकड़ों साल पुरानी, कि वहाँ पे मुर्गों की लड़ाई होती है। मुर्गों को दारू पिला के उनको लड़ाते हैं और उस पर सट्टा लगाते हैं, उस पर बेटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है। ठीक है, जुआ खेलते हैं उस पर। तो इसने बोला कि अगर हम एक आउटसाइडर उसको देखें, ये आउटसाइडर थे, ये गए कहते कि यार ये तो वायलेंट है, तो क्लिफर्ड गीट्स बोलते हैं कि भाई ये तो आप क्रुएल्टी कर रहे हो। ठीक है, ऐसे दूर से हम देखें तो हमें ये बहुत गलत प्रथा लग रही है कि ये होनी नहीं चाहिए, ये तो दिस इज बैड फॉर द एनिमल्स। ठीक है, और बट जो लोग वहाँ उस कल्चरल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए वो दिस इज मोर देन जस्ट अ कॉक फाइट। ठीक है, उनके दादा परदादा भी यही करते आ रहे थे, एंड दे रिलेटेड विद जो जीतता है वो कॉक फाइट, उसमें एक अल्फा मेल की ग्रुप में उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मैस्कुलिनिटी, पावर डिफरेंसेस आते हैं कि बाकी लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इट इज़ कनेक्टेड टू योर मैस्कुलिनिटी, इट इज़ कनेक्टेड टू योर सोशल स्टेटस। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, तो और इट इज़ कनेक्टेड टू योर की बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ऐसे ही इंडिया में अगर आप देखो, इंडिया में कुछ साल पहले जल्लीकट्टू का केस चला था कि जल्लीकट्टू वॉज बैंड। ठीक है, फिर केस हुआ कि नहीं ये बैन होना चाहिए। अब आई डोंट नो करंट स्टेटस क्या है, बट जल्लीकट्टू मूवी भी आई थी कि वहाँ पे बुल्स को लड़ाते हैं, बैलों को लड़ाते हैं। अब उसमें भी कहा था कि दिस इज बैड फॉर एनिमल्स। ठीक है, पेटा वेटा आगे थे। तो अगेन ये एक डिबेट है कि आप किस एंगल से देख रहे हो। अगर आप नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड से देख रहे हो, तो आप उनके कल्चर को समझोगे, आप उनके साथ जाकर रहोगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड देयर एंगल ऑल्सो, विच इज़ इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के दूर से देख लेने से समझ नहीं आएंगी आपको चीज़ें, आपको अंदर घुसना पड़ेगा। फिर आपका आता है रिकग्निशन ऑफ एजेंसी। देखो एजेंसी का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड एजेंसी, तो एजेंसी मतलब ऐसे कोई कंपनी वंपनी नहीं, एजेंसी इंडिविजुअल को बोलते हैं, इंडिविजुअल एजेंसी भी बोलते हैं, जस्ट एजेंसी भी बोल देते हैं। तो एजेंसी की रिकग्निशन, अर्विन गॉफमैन का हमने कल के सेशन में, पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि अर्विन गॉफमैन ने एक थ्योरी दी थी ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव की। ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव के भाई जो इंसान होता है ना, उसका लोगों के सामने बिहेवियर कुछ और होता है, और जब वो अकेला होता है तब वो बिहेवियर कुछ और होता है। फ्रंट स्टेज बैक स्टेज की बात करिए, तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स में इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि आपको समझना पड़ेगा एक इंडिविजुअल की कोई ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सिचुएशन टू सिचुएशन बदल रही है। जब वो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठा है वो अलग इंसान है, जब वो किसी की शादी में गया हुआ है अलग इंसान है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है वो अलग इंसान है, जब वो अकेला बैठा हुआ है वो अलग इंसान है। ठीक है, तो
ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आती है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स के साथ। फेस टू फेस इंटरेक्शंस हाईलाइट्स हाउ पीपल मैनेज इंप्रेशंस की बात की, इंप्रेशन मैनेजमेंट यूपीएससी के इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हॉलिस्टिक व्यू कि आपको एक स्टोरी सुनी होगी आपने कि चार अंधे लोग समझना चाह रहे हैं कि हाथी सामने है और उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो समझ चाह रहे हैं कि है क्या। तो कोई उसकी सूंड पकड़ के कह रहा है कि ये तो सूंड है सिर्फ, कोई पूंछ पकड़ रहा है, किसी ने पैर पकड़े हैं। आपको सोसाइटी भी ऐसे ही है, सोसाइटी की इतनी सारे डायमेंशन है और एक बंदा सारे डायमेंशन नहीं समझ सकता। तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, वेदर यू टॉक अबाउट पॉजिटिविस्ट मेथड्स, वेदर यू टॉक अबाउट नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स, उसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो आपको सारे एंगल्स लेके एक होलिस्टिक व्यू बनाओगे तब जाके आपको उसकी ट्रू पिक्चर समझ में आएगी कि दिस इज एन एलिफेंट जिसकी एक सूंड है, एक पूंछ है, 4 लेग्स हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दीज आर द मेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स। फिर आप डीमेरिट्स पे आ जाओ कि भाई नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स की डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स हैं कि एक तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या था कि भाई इंडिविजुअल से इंडिविजुअल चीज़ें चेंज नहीं होती है, जो ट्रूथ है वो सबको एक ही चीज़ दिखती है। अब सब्जेक्टिविटी तो आएगी, एक तरह से हम कह रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी सोशोलॉजिकल रिसर्च में चाहिए, ठीक है, ताकि हम हर इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ सकें। बट ये एक डीमेरिट भी है, स्पेशली व्हेन यू कॉल इट अ रिसर्च। जब आप उसको पीयर रिव्यू के लिए भेज रहे हो, जब आप रिसर्च पेपर छाप रहे हो, तो किस पोटेंशियल से, किस एंगल से आप ये कह सकते हो कि ये एक्चुअली में ट्रू पिक्चर है। तो सब्जेक्टिविटी जो एक आ जाती है, इससे डील करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज। नॉन पॉजिटिविस्ट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मेथड, ठीक है। तो वो मेथड वाला उसकी जो एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी एक हद तक ही ठीक है। फिर जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू सोसाइटी चेंज होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाते। सबसे अच्छी बात नेचुरल साइंसेस की ये थी कि ये जनरलाइज कर देते थे। न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटी का, वो कहीं भी एप्लीकेबल है, वो प्लैनेट्स पे एप्लीकेबल है, वो लोगों पे एप्लीकेबल है। बट अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी बोल दें तो वो एक शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में ना एप्लीकेबल हो। हमने क्रिटिसिज्म उसको भी पढ़ा है, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी है, गुरे की थ्योरी है, उसके भी क्रिटिसिज्म हमने पढ़े हैं कि हर थ्योरी, हर स्कूल ऑफ थॉट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। हम उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसकी डायमेंशन हम समझते हैं, तो जनरलाइज करना मुश्किल होता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, आपने डेटा इकट्ठा किया नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड से, आपने इकट्ठा कर लिया पॉजिटिविस्ट मेथड से, अब दोनों की मेथडोलॉजीज अलग हैं, तो उसको इंटीग्रेट करना, फिर उसको प्रॉपर फाइनल एनालिसिस निकालना, वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड में आप लिख दोगे कि कंक्लूड कर दो कि भाई ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ डिबेट बिटवीन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स। तो आज की तारीख में कैसे रिसर्च हो रही है? आज की तारीख में रिसर्च हो रही है कि हम दोनों मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड मेथड्स पे सवाल भी आया हुआ है यहाँ पे सोशियोलॉजी में कि हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों को यूज़ करते हैं, या पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट बोल लो, हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। और दोनों का एक प्रोपोर्शन टॉपिक पे भी डिपेंड करता है, जिस चीज़ की स्टडी हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यूज़ करना है, कितना पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो गई हैं ताकि हम और ट्रूथ के और क्लोज पहुंच सकें। तो इसमें आप सॉफ्टवेयर्स का ये नाम है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करते हैं। NVivo है, एटलस, TI है, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके इसमें आ जाता है नॉन पॉजिटिविस्ट में। और नॉन पॉजिटिविस्ट की प्रॉब्लम थी कि सब्जेक्टिविटी की समझ, हम डेटा को इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हम उसमें से कुछ एनालिसिस नहीं निकाल पाते। अगर आपने किसी का इंटरव्यू लिया या किसी की बायोग्राफी पढ़ी तो वो इतनी इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है कि उसको हम जनरलाइज करके उससे कुछ एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं, या इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल एंड योर आंसर
कि ऑब्जेक्टिविटी एक हद तक ही ठीक है, फिर मेरिट्स और नॉन डीमेरिट्स ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज के ना दोगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है ये 2C, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी आपका टॉपिक कहाँ से आ रहा है? पहले तो हम ये देख लें कि ये टॉपिक आपका कहाँ से आ रहा है। ओके, ऐसे ही मैं बता देती हूँ। सोशल मोबिलिटी आपका टॉपिक आ रहा है स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में से, लास्ट में टॉपिक आता है एक सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज्ड क्लासिफिकेशन आती है आपकी, ओपन एंड क्लोज्ड मॉडल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो उसी में से सवाल है। पहले पूछा गया कि व्हाट इज सोशल मोबिलिटी एंड क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल मॉडल्स ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन सोसाइटीज। ठीक है, उसमें ये सिलेबस की टर्म्स में। तो सोशल मोबिलिटी की पहले आप डेफिनेशन दे दो कि सोशल मोबिलिटी मतलब अगर किसी सोसाइटी में आपके बर्थ के हिसाब से आपका स्टेटस इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बर्थ मतलब कास्ट, रिलीजन, सेक्स, आपकी मेहनत, आपके कर्म के थ्रू आप अचीव कर सकते हो एक स्टेटस सोसाइटी में अपनी मेहनत के थ्रू। आप ऐसा नहीं है कि बर्थ से जो हो वही हो, आपकी मेहनत एक्नॉलेज नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं कि सोशली मोबाइल सोसाइटी है। आप अपना स्टेटस बढ़ा सकते हो, एजुकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हो, पैसा कमा के बढ़ा सकते हो। कास्ट रिजिड है, कास्ट मतलब सोशल मोबिलिटी नहीं है, ऑल्दो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम पढ़ते हैं M.N. श्रीनिवास की संस्कृताइजेशन वाली थ्योरी में। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी एक मोटी मोटी डेफिनेशन लिख दो जो हम पढ़ते हैं, फिर आप आ जाओ, क्योंकि इट्स अ 10 मार्कर, तो बस जस्ट वन लाइनर डेफिनेशन एंड फिर डायरेक्टली आओ सेकंड पार्ट पे, क्रिटिकली एग्जामिन क्लोज एंड ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की पहले आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है, एंड विद एग्जाम्पल, एंड फिर उसको इन मॉडल्स को क्रिटिसाइज करो, इन मॉडल्स की क्लासिफिकेशन को क्रिटिसाइज करना है। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं कि भाई क्लोज सोसाइटी वो होती है जहाँ पे सोशल मोबिलिटी इतनी नहीं होती है, जैसे जिस सोसाइटी में कास्ट का ज़्यादा बोलबाला है, जिस सोसाइटी में जेंडर का ज़्यादा बोलबाला है, औरत मर्द में फ़र्क का ज़्यादा बोलबाला है, जिस सोसाइटी में रेस का, रंग का ज़्यादा भेदभाव है, वहाँ पे इट्स डिफ़िकल्ट फॉर वन पर्सन टू चेंज देयर सोशल स्टेटस, टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो वहाँ पे उसको हम क्लोज सोसाइटी बोलते हैं। यहाँ पे आप इंडियन सोसाइटी का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, किसी गांव का, किसी स्टेट का, या इन जनरल इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल दे सकते हो। ओपन स्ट्रैटिफिकेशन, यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे यू कैन चेंज योर स्टेटस। आप सोसाइटी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू कैन, एक रिक्शे वाला का बेटा भी जब फ्रंट पेज न्यूज़ आती है रिजल्ट वाले दिन कि एक रिक्शे वाला का बेटा IAS ऑफिसर बना, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी, कि सोसाइटी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि आप गरीबी से बाहर निकल पाते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म में आप क्या लिखोगे? क्रिटिसिज्म में आप लिखोगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें नॉर्मली हम फर्स्ट पार्ट में इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल देते हैं, सेकेंड में हम देते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी ओपन सोसाइटी है, बट क्रिटिसिज्म में हम बोलते हैं कि नो सोसाइटी इज कम्प्लीटली ओपन और कम्प्लीटली क्लोज। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। हर सोसाइटी में हाइब्रिड होता है, हर सोसाइटी में थोड़ी बहुत क्लोज्ड सिस्टम्स होते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, थोड़े बहुत ओपन होते हैं। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि ये अमेरिकन सोसाइटी ओपन है और इंडियन सोसाइटी क्लोज है, तो दैट इज, उसने रियलिटी नहीं समझी है। अमेरिकन सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी हाईली अनइक्वल सोसाइटी। ठीक है, वहाँ पे सोशल मोबिलिटी इतनी नहीं है, जो हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बहुत ही छोटी परसेंटेज है कि सिलिकॉन वैली में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसा वहाँ पे ज़्यादा इजीली कमा सकते हो। इट इज़ हाईली अनइक्वल सोसाइटी, अगर आप पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हो। ठीक है, तो नॉर्मली इंडिया में भी अगर आप बात करते हो कि इंडिया में ठीक है रिजिडिटीज़ हैं, बट इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ लाइक इंडिया ऑल्सो, वहाँ पे भी ओपन सिस्टम्स ऑफ सर्टिफिकेशन आपको दिख जाएंगे कि एजुकेशन के थ्रू, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ BR अम्बेडकर, कि उसको एक राजा ने मदद करी थी, तब जाके वो कोलंबिया से पढ़ के आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे बट राजा ने उनको सपोर्ट किया था। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि नो सोसाइटी इज ट्रूली क्लोज और ट्रूली ओपन। ठीक है, पियरे बोर्दियू की सोशल कैपिटल वाली थ्योरी है कि जो आप अमेरिका में बोल रहे हो कि ये सब होता है, अमीर बन सकते हो आप इजीली, या यू कैन अर्न वेल्थ, दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेन ड्रेन। वहाँ पे भी
बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं. सोशल कैपिटल मतलब कनेक्शंस, नेटवर्क. नेटवर्क के बिना आपकी मोबिलिटी होना, सही लोगों का आपका सपोर्ट होना, उसके बिना आप अपना स्टेटस, अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या अपना सोशल स्टेटस इन जनरल इम्प्रूव नहीं कर सकते. ठीक है, ये हो गया. फिर अब आ जाओ 3A पे आ जाओ. हाउ डू यू व्यू एंड असेस द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल एथनोग्राफी एंड यूज ऑफ विजुअल. बहुत ही गंदा वाहियात क्वेश्चन है ये, बट आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है. बट अगर आप इस क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस ना आप या तो अवॉइड करो या इसको एंड में रखो कि पहले जो इजी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लो, एंड के आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चन से आप डील करो. और डील करने का तरीका ये है कि एथनोग्राफी आपको पता है, ठीक है, एथनोग्राफी आपने पढ़ी हुई है रिसर्च मेथोडोलॉजीज में. डिजिटल मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन की बात हो रही है तो डिजिटल का ऑनलाइन वर्ड डाल के एथनोग्राफी को एक्सप्लेन कर दो. तो थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप समझ आएगा कि एथनोग्राफी इज अ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी होती है, जहाँ पे इसका एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दिया जाता है कि इंटरव्यूज़ की आपने बिल्कुल अपनी स्टडी को इन डेप्थ समझने की कोशिश करी. तो अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल एथनोग्राफी की, तो हम ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम बिल्कुल इन डेप्थ इंटरव्यू करके, सोशल एक्सपेरिमेंट्स करके समझें. और विजुअल कल्चर का क्या मतलब है? यूज़ ऑफ विजुअल कल्चर, विजुअल मतलब वही वीडियोस हो गई, फोटोज़ हो गई, ऑनलाइन यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गई. तो ये है विजुअल कल्चर. विजुअल कल्चर. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू व्यू एंड असेस द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल एथनोग्राफी एंड यूज ऑफ विजुअल कल्चर इन सोशोलॉजिकल रिसर्च. अब कह रहे हैं कि जो नए ट्रेंड आ रहे हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च में, वो आ रहे हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी करें, घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू. लोग जो अपने व्यूज़, अपनी कहानियाँ, अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं, वो समझने के लिए हम एथनोग्राफी को ऑनलाइन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या उनके शॉर्ट्स, उनकी फोटोज़ देख के हम सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज़ एन अपकमिंग ट्रेंड. अब यहाँ पे आप क्या करोगे? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा कि पहले आपने ये कुछ समझ के थोड़ा बहुत, देखो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं होगी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो आप ऑन द स्पॉट ऐसा जैसे मैंने आपको बोला वैसा समझ के एक डेफिनेशन बना दोगे. ठीक है. फिर इसके एक मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बताया है कि इसके फ़ायदा क्या है. इसका फ़ायदा ये है कि कोविड के बाद स्पेशली, या फिर अगर आप कहें कि जियो, जो इतना हर इंसान के हाथ में मोबाइल आ गया है और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, और इसका गांव के लोग भी इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो हमें बहुत ही डाइवर्स पर्सपेक्टिव घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू. तो अगर मान लो मुझे एक टॉपिक एक्सप्लोर करना है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, अगर मैं सिर्फ कोई रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ, वो उसको आप एलीट रिसर्च पेपर कहते हो कि किसी थिंकर ने अपनी स्टडी करी. यहाँ पे आपको रॉ लोगों के खुद से प्राइमरी लेवल पे आपको उनकी कहानियाँ, उनकी बायोग्राफीज, उनकी आप बीती सुनने को मिल रही है. तो इफ़ यू वांट टू स्टडी रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो आपको वहाँ पे रूरल पर्सपेक्टिव, अर्बन पर्सपेक्टिव और बहुत डाइवर्स डेटा और बहुत ही बड़े लेवल का डेटा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एंथोग्राफी, या बना के भी लिख सकते हो. फिर विजुअल कल्चर. विजुअल कल्चर में वही मीम्स, देखो मीम्स, वीडियोस, फोटोग्राफ्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स. अब मीम का अगर मैं एग्जांपल दूं कि सोशल इश्यूज पे भी मीम बनते हैं, एक कटाक्ष के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में. जैसे अभी रिसेंटली जब कैपिटल गेन्स टैक्स लगा है, या टैक्सेस जब बढ़े हैं, या इस वाले बजट को छोड़ दें तो पिछले बजट्स में जैसा बजट आया है तो लोग बहुत दुखी थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर पे मीम्स बने, निर्मला ताई करके मीम्स बने. तो दैट इज ऑल्सो अ वे टू अंडरस्टैंड कि सोशल इश्यूज कैसे फ्लोट कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो लोगों को तंग कर रही है. ठीक है. तो ये भी दिस ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सोशोलॉजिकल रिसर्च. अब किरण केडी यहाँ कहते हैं कि मान लो कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया, आप कश्मीर का एग्जांपल दे दो, या किसी भी बर्निंग इशू का मणिपुर का एग्जांपल दे दीजिए. इंस्टा पे आपको
बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैंडल्स मिल जाएंगे जो सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, उस पर व्यंग्य, उस पर कटाक्ष या कार्टून्स, किसी न किसी एक आर्ट के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया होता है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर विजुअल कल्चर, ठीक है। फिर हाउ डू यू व्यू एंड असेस, अब हमने डेफिनेशन लिख दिया, अब हम इसको असेस करेंगे यानी कि क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो कि एक तो फ़ायदा ये है कि रियल टाइम एनालिसिस है कि बजट अनाउंस हुआ, उधर से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो एकदम से हमें लिंक दिख गया और इसका हम सोशोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अमिताभ भाविस्कर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मान लो एनवायरनमेंट इशू है, या ये मैंने एक नाम ले लिया, आप स्टॉक मार्केट का आप एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एनवायरमेंटल इशू ले लो कि क्लाइमेट चेंज है, या हिमाचल में अभी रिसेंटली बहुत सारी लैंडस्लाइड्स आई थी, न्यूज़ में लाइव दिख रहा है आपको, तो इमीडिएटली उसका कनेक्शन न्यूज़ में आ जाता है कि दिस इज़ कनेक्टेड टू अनरेगुलेटेड टूरिज्म इन हिमाचल, है ना, वो रीज़न है। तो उसका आप वहीं पे एनालिसिस, फिर वहाँ पे लोग अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं कि ये हालत है देखो, तो रियल टाइम डेटा एनालिसिस। फिर आता है एथिकल कंसिडरेशंस, देखो सब कुछ शेयर्ड है ऑनलाइन, एंड ऑल्दो यूट्यूब या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने रेगुलेशंस ला दी है कि कोई मेरा रील कोई और यूज़ कर सकता है कि नहीं, बट उसके भी आगे तोड़ निकल आते हैं। तो एथिकल इश्यूज भी है व्हेन यू गो फॉर डिजिटल एथनोग्राफी। अभी जो ओपन एआई का इशू चल रहा है कि ओपन एआई ने क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि पेड सब्सक्रिप्शंस में चीज़ें थी जो यू कैन नॉट यूज़ फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट देयर परमिशन, कॉपीराइट मटेरियल जो था वो इन्होंने यूज़ किया था अपने मॉडल्स को LLM मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ एन एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। अब प्राइवेसी एंड कंसेंट, अगर आप किसी के जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो बनना चाह रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स इंस्टा पे, वो उसका अब दे फ्लोट देयर कॉपीराइट देयर चैनल का नाम, अगर वो हटाने के भी तरीके होते हैं, अगर तो दैट इज़ अ वे टू मेंटेन देयर ब्रांड इमेज कि कोई मेरी परमिशन के बिना ना यूज़ कर ले। लोगों के जो अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, फोटोज़ लीक हो जाती हैं, आर्काइव्ड फोटोज़ लीक हो जाती हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लिमिटेशन में आप ये लिख सकते हो कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है दैट मे बी एक बनावटी पर्सनालिटी हो, क्यूरेटेड पर्सोना, मतलब खुद से बनाया हुआ आपकी एक पर्सनालिटी, दैट इज़ नॉट द ट्रू यू। इतने फिल्टर्स आ गए हैं आपके, या इतनी फेक चीज़ें आ गई हैं सोसाइटी में कि इट इज़ वेरी ईजी कि एक इंसान जो घर में जिसके चूल्हा नहीं जल रहा है, ठीक है, वो यूट्यूब पे अपनी रईसियत दिखा रहा है। एक इंसान जो वैसे बहुत अकेला है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो अपने इंस्टा पे बहुत फ्रेंड्स, बहुत सोशल लाइफ दिखा रहा है, फोटोशॉप करके या पैसे दे के या कुछ करके, रेंट पे चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी पेड सर्विसेज हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि देयर इज अ सर्विस ऑन इंस्टाग्राम कि आपने दिलजीत का कॉन्सर्ट लगाया नहीं, बट आप उनको किसी एक कंपनी को पे कीजिए एंड दे विल टैग यू इन वन ऑफ द दिलजीत कॉन्सर्ट्स की स्टोरी में, ताकि लोगों को लगे कि, और फिर आप उसको अपनी स्टोरी में रीशेयर कर दो तो लोगों को लगा कि आपने भी दिलजीत का कॉन्सर्ट लगाया था। दिस इज अ सर्विस, आप गए नहीं बट आपने अपना सोशल इमेज बनाने के लिए ये सर्विस ली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है कि यू मे नॉट गेट द ट्रू पिक्चर, तो आपकी सोशोलॉजिकल रिसर्च तो बेकार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरडिसिप्लिनरी। अब इसमें ये कहने का मतलब है कि नॉट जस्ट सोशोलॉजी, इसमें एंथ्रोपोलॉजी या बाकी डिसिप्लिन्स का भी एक मिलन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। कैसे? एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज, ट्राइबल कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो डिजिटल एथनोग्राफी के थ्रू हमें वो एंगल भी स्टडी करने को मिलता है। तो हम एक चीज़ को नॉट जस्ट फ्रॉम सोशोलॉजिकल एंगल, हम उसको एंथ्रोपोलॉजिकली भी स्टडी कर पाते हैं, जो कि एक ओवरलैप भी है सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी का, ठीक है, कि वी बोथ स्टडी ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड वी बोथ स्टडी कल्चर। तो एक और होलिस्टिक इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, ठीक है। फिर
इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड के बाद डिजिटाइजेशन और जो गवर्नमेंट ने पुश किया उसके बाद डिजिटाइजेशन इतनी बढ़ी है कि वी हैव इनफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड मास मीडिया ऑनलाइन कि हम उससे एक अच्छी ढंग की बड़े लेवल की स्टडी निकाल सकते हैं और उसका एनालिसिस करके हम एक रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आई वुड से कि 8 में से 5 करने हैं तो ये अवॉइड करो, बट नहीं अवॉइड हो रहा है तो आपकी फिर ऐसे आंसर राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, फिर अब ये आ गया इजी क्वेश्चन। अब देखो यूपीएससी कैसे कंस्ट्रक्ट करती पेपर, एक 20 नंबर का गंदा लगा दिया क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट लगा दिया इजी, ताकि यहाँ से लोग अट्रैक्ट हों, बट फिर वो दुविधा में पड़ते हैं कि ये अटेम्प्ट तो नहीं हो पाएगा बट 20 नंबर का है। मेरा सजेशन ये होगा कि लीव इट। ठीक है, अगर इससे बेटर आपको कोई और क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 नंबर का रिस्क लेना इस कंपेटिटिव एग्जाम में अच्छी बात नहीं है। देन कम्स डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ मैथ। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन हमने मैक्स वेबर पढ़ा था PYQ सॉल्यूशंस में, तो वो थ्योरी में नहीं जाऊंगी, बट वही चीज़ आप मेन आइडिया में लिख दो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ वेबर्स बुक, ये वाली प्रोसेशन एथिक एज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, कि भाई वेबर ने इस किताब में जो बात करी है उसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मार्क्स को क्रिटिक करते हैं, जो मार्क्स को के आर्गुमेंट्स को काटते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में लिखो कि हाँ भाई इसने ये किताब लिखी थी और इसमें इसने बात करी है कि कैसे रिलीजियस वैल्यूज़ या कल्चरल वैल्यूज़ का भी एक रोल होता है कैपिटलिज्म के राइज में, उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर अब आपको मार्क्स को काटना है, तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिख दोगे कि भाई मार्क्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं, और फिर आप सेकेंड पार्ट में लिखोगे कि वेबर ने इसको कैसे काटा है। तो मार्क्स के व्यूज़ देखो, अगर आप सिलेबस खोल कर देखते हो तो मार्क्स के 4 टॉपिक हैं, एलियनेशन है, क्लास स्ट्रगल है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ऐसे कुछ होगा। तो बस वही जो 4 वर्ड्स उठाओ और उस पर एक लाइन लिख दो, वो आ गए मार्क्स के व्यूज़ कैपिटलिज्म पे। ठीक है, ऐसे ही मैंने किया है, यहाँ पे आपने लिख दिया, तो ये आपका मार्क्स के व्यूज़ हो गए। फिर सेकेंड पार्ट में आप बोल रहे हो कि भाई वेबर का क्रिटिसिज्म क्या है। तो बहुत ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसको बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब मार्क्स ने बोला था, मार्क्स कह रहा था कि इकोनॉमिक बेस से ही डिटर्मिन होती हैं सब चीज़ें, है ना, कि एक ट्रायंगल बनाया था उसने पिरामिड के नीचे इकोनॉमिक बेस है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। तो सारी दुनिया उसी से ही घूमती है भाई, जिसका जो उस चीज़ पे कंट्रोल करता है वो अमीर है, वो हैव्स है, जो जिनका उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है वो हैव नॉट्स हैं। एंड फिर क्लास स्ट्रगल चलती है, फिर एक्सप्लोटेशन हो रही है। मार्क्स कह रहा है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है वो, कि इकोनॉमिक बेस जो है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, वही डिटर्मिन करते हैं सब कुछ कैपिटलिज्म में। ये इसने चैलेंज किया, इसने बोला कि भाई कल्चरल इन्फ्लुएंस, ही सेज कि कैपिटलिज्म को रन करने में, कैपिटलिज्म को इस्टेब्लिश करने में वैल्यूज़ कैसी, हार्डवर्क, पैसा बचाना, फ्रुगैलिटी मतलब पैसे की बचत करना, और पैसा कमाया तो उसको दोबारा इन्वेस्ट करना, उससे गाड़ी खरीद के ऐशो आराम नहीं करना, इन्वेस्ट करना, और बहुत ही हम्बल रहना। ठीक है, और प्रॉफिट कमाया तो चैरिटी में देना, री इन्वेस्ट करना, हार्ड वर्क करना, और हमेशा भगवान से डर के रहना। और वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है आपके घर में, लक्ष्मी आई है तो आप लक्ष्मी जी की पूजा की, भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का सर हमारे सर पे हाथ है, ऐसा यू था। तो यू आर नॉट ग्रीडी, यू आर नॉट ड्रिवन बाय प्रॉफिट, ये चीज़ें। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस कहता है कि वेबर कहता है कि it's the values of hard work and frugality which actually play a role in the spirit of capitalism. उसने कैपिटलिज्म को एक मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोला है, उसने एक स्पिरिट बोला है। ये देखो, ये स्पिरिट वाला पॉइंट मैंने थर्ड पॉइंट में लिख दिया है कि ही सॉ कैपिटलिज्म एज अ माइंडसेट,
एक स्पिरिट मतलब उत्साह, एक भावना, एक फीलिंग कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट जस्ट अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है, उसको उसने माइंडसेट से लिंक किया है कि जब आपको एक बिजनेस रन करना है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, तो एक माइंडसेट होता है। उस माइंडसेट के बिना आपके पास ज़मीन हो ना हो, आपके पास लेबर हो ना हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल हो ना हो, आप कैपिटलिज्म को खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एसेटिसिज्म एंड रैशनैलिटी की बात करिए कि भाई कि मार्क्स कहता था कि जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका काम बस ये होता है कि भाई पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग और एक्सप्लॉयटेशन करो, और जितना आप खून चूस सकते हो वर्कर्स का वो है। तो ही सॉ इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। ये कहता है कि भाई जो असली जो प्रोटेस्टेंट्स उसने देखे, ये खुद भी प्रोटेस्टेंट ही था, कहता प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं ना, असली जो बिजनेसमैन इंडिया में, अगर आप बनिया कम्युनिटी देखो या इन जनरल कोई भी अच्छे बिजनेसमैन देखो, तो दे आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भाई हाँ लक्ष्मी की कृपा है, भगवान का दिया सब है हमारे पास, भगवान की कृपा, अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, कि बस भगवान का हमारे सिर पे हाथ है। और यू प्रे सर्टन गॉड्स फॉर सर्टन, लक्ष्मी जी की पूजा, या अगर आप एजुकेशन में हो तो सरस्वती जी की पूजा, शनि हनुमान जी की पूजा, शिव की पूजा, अलग अलग आपके जो भी चलते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर वो एरोगेंस नहीं है, घमंड नहीं है, आपको है कि ये हमारे बाहर कोई भगवान है जो हमारे हाथों ये काम हो रहा है। ठीक है, फिर क्रिटिक ऑफ रिडक्शनिज्म मतलब कि आप दुनिया में 4 चीज़ें हो रही हैं, मान लो पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, कास्ट है, हर चीज़ को मार्क्स बोलता है कि भाई हर चीज़ का कारण है मोड ऑफ प्रोडक्शन, हर चीज़ का कारण है कि कुछ लोगों ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किया हुआ है और कुछ लोगों के पास उसका कंट्रोल नहीं है, तो हर चीज़ को वो उस चीज़ से लिंक करके रिड्यूस करता है, उस चीज़ पर रिड्यूस कर रहा है। वेबर कहता है कि भाई हर चीज़ इकोनॉमिक बेस पे रिड्यूस नहीं होती है, जैसे कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम दे आर ऑल्सो रन बाय रिलीजियस वैल्यूज, वो रूट कॉज नहीं है, उस दैट इज ऑल्सो रन बाय रिलीजन। तो इट्स अ वेरी इंटरकनेक्टेड थिंग। आप हर चीज को का एक ही कारण मत ढूंढो। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वेबर ने क्या कहा, मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है इट इज़ एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। सबसे पीक एक्सप्लॉयटेशन अगर हिस्ट्री में हो रही है हमारी सोसाइटी में तो वो कैपिटलिज्म पे हो रही है, इसीलिए फिर प्रोलेटेरियट्स आएंगे, रेवोल्यूशन होगा और कम्युनिज्म आएगा। इसने बोला था, इसके यूनिवर्सल क्लेम्स थे कि कैपिटलिज्म दुनिया में किसी भी जगह पे आ रहा है, किसी भी कंट्री में आ रहा है, किसी भी देश में आ रहा है, उसके सेम ही तरीका होगा, वो एक्सप्लॉयटेटिव ही होता है, वो अच्छा नहीं होता है। और हैव्स होते हैं, हैव नॉट्स होते हैं, जो भी इसकी थ्योरी है, वो कहते हैं कि ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे लगा दो, यही सिस्टम है। वेबर कहता है नो, इसमें जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म की जो डेवलपमेंट है वो जगह जगह की जो हिस्ट्री है, किसी कंट्री की जो हिस्ट्री है, किसी जगह की जो हिस्ट्री है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म वाला कोई रिलीजन है तो वो रिलीजियस वैल्यूज सपोर्ट करेंगी कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में। मैंने आपको बताया था कि वेबर टॉक्स अबाउट कॉजल प्लूरलिज्म, किसी चीज़ के होने के एक से ज़्यादा कारण होते हैं। तो वेबर ने ये कभी डिनाई नहीं किया कि इकोनॉमिक रीजंस हैं, कंट्रोल ऑफ ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो मार्क्स की बात उसने मानी, बट उसने कहा कि कल्चरल वैल्यूज भी हैं, और जहाँ पे आपको प्रोटेस्टेंट एथिक्स जैसी वैल्यूज मिल जाएंगे वहाँ पे और पुश मिलेगा, वहाँ पे और जल्दी कैपिटलिज्म आएगा। ठीक है, सहायता मिलेगी उसके आने में। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करिए, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे शायद अगर आएगा भी तो शायद मुश्किल से आएगा। तो यहाँ पे आपका ये एक आंसर कंप्लीट हो गया, 20 मार्कर, इजी क्वेश्चन। Critically explain the salient features of alienation as propounded by Karl Marx. अब ये जो सवाल है, ये है 3C क्वेश्चन, क्रिटिकली एक्सप्लेन द salient features of alienation as propounded by Karl Marx। अब ये 10 मार्कर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो एलियनेशन वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे क्रिटिसिज्म की भी बात करी है, इस थ्योरी की भी बात करी है फुल डिटेल में। और ये 10 मार्कर
जो 2020 का 7C मैंने डिस्कस किया होगा उसी सेशन में पीवाई के सॉल्यूशंस में, वहाँ पे एग्जैक्ट वही मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एग्जैक्ट उतनी ही वर्ड लिमिट उसी स्ट्रक्चर में आप ये आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो मिक्स्ड मेथड हमने पहले भी बात करी है, वही चीज़ हम यहाँ पे बात करें। पहले तो आप मिक्स्ड मेथड को डिफाइन कर दो कि होता क्या है। होता ये है कि भाई दोनों चीज़ों का मिक्सचर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब आपको जब जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपके व्यूज़, आपकी कहानी, आपके वो नहीं पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, तो वो चेक करना इजी है। मशीन में डालते हैं, 4 बबल्स भरने होते हैं। दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। क्वालिटेटिव क्या है? मेंस का जो पेपर है वो आपका क्वालिटेटिव है कि वहाँ पे नो 2 आंसर्स आर सेम, ठीक है। कितने लोग, 10,000 लोग मेंस का पेपर लिख रहे हैं, नो 2 आंसर्स आर सेम। तो हर कैंडिडेट की अपनी अलग कहानी लिखी है उसने हर आंसर्स में। तो हमें अगर किसी कैंडिडेट को जज करना है कि वेदर ही इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन IAS, तो हम मिक्स्ड मेथड, यूपीएससी मिक्स्ड मेथड यूज़ कर रही है। प्रीलिम स्टेज पे क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ कर रही है, मेन स्टेज पे क्वालिटेटिव। इंटरव्यू भी आपका क्वालिटेटिव में ही आ जाता है, ठीक है। तो उसने देखो 33% उसने क्वांटिटेटिव को वेटेज दी है एंड 66% आपकी क्वालिटेटिव को इम्पोर्टेंस दी है। दिस इज मिक्स मेथड। फिर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, बस यूपीएससी के एग्जाम को देखो और लेते जाओ उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस। और ये बहुत ही, जब आपको एक बार समझ में आ गया कि मिक्स्ड किस चीज़ का मिक्स है, तो फिर आप बस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिबेट ले आओ और स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते जाओ। हॉलिस्टिक इंसाइट दोनों को यूज़ करोगे तो हॉलिस्टिक इंसाइट मिलती है, दोनों एंगल से हमें बात समझ में आ रही है, एक और बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है और वैलिडिटी उसकी बढ़ती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि साइंस में से आया है ये कुछ टर्म, ये साइंटिफिक मेथडोलॉजीज में आता है कि मैथ्स वाले ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन नॉन मेडिकल नॉन साइंस स्टूडेंट्स को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि अगर आप ये किसी चीज़ की पोजीशन स्पेस में डिफाइन कर रहे हो, मान लो अर्थ है, अर्थ हवा में है, स्पेस में है, तो अर्थ कहाँ है, किस पॉइंट पे है, हाउ डू यू डिफाइन इट। या ऐसे ही मान लो कि ये चीज़ अगर हवा में टंगी हुई है तो मैं इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करती हूँ। तो एक हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं और जेड एक्सिस बनाते हैं, है ना, कि ये इस दीवार से इतनी दूरी पे, ये अगर मैं यहाँ पे हवा में है तो इस दीवार से इतनी दूरी पे है, ज़मीन से इतनी दूरी पे है, और ये हो गया और ये, ठीक है। तो ये सामने की दीवार से इतनी दूरी पे है, तब ये एग्जैक्ट इसकी पोजीशन डिफाइन होती है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इसके डिफाइन होते हैं। इसी तरह इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन, कि आपने 3 डायमेंशन से इसका डिस्टेंस नापा, तब जाके आप इसकी ट्रू पोजीशन समझ में आई। ट्रायंगुलेशन का भी मतलब यही है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कि आपने एक चीज़ को समझने के लिए उसको हर एंगल से समझा। जब हर एंगल से समझा तो उसकी उतनी ज़्यादा वैलिडिटी बढ़ी कि हाँ, ये हम सच के और करीब आ गए। दिस इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ दैट सोशल फिनोमेना। तो ये ट्रायंगुलेशन, जैसे कोई भी, मैंने आधार का एग्जांपल लिया, कोई भी आप स्कीम ले लो कि वो स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही, तो उसका फीडबैक अगर आपको लेना है तो आप लोगों से भी जाके पूछोगे, इंटरव्यूज़ भी लोगे, पर्सनल इंटरव्यूज़, तो आपकी क्वालिटेटिव एंगल भी आ गया, प्लस आप सर्वेस के थ्रू ऑप्शन ABC के आप 1 से 10 में कितनी रैंकिंग देंगे, हाउ हैप्पी आर यू, है ना, ऐसे 4 स्माइलीज होते हैं, चूज़ कर दो। तो आपने दोनों एंगल से अगर आपका सेम रिजल्ट आ रहा है तो दैट मीन्स कि हाँ, इट्स इज वैलिडिटी उसकी बढ़ गई। ट्रायंगुलेशन से हमने वैलिडेट किया कि ये रिजल्ट सही आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने में 66.66% क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर रही है,
और 33.33% क्वांटिटेटिव है ना। प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव है, मेंस और इंटरव्यू में क्वालिटेटिव। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन द थिंग यू आर स्टडिंग, सोशल फिनोमेना या सोशल प्रोसेस जो आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप डिसाइड करोगे कि कितना प्रोपोर्शन चाहिए आपको, क्वांटिटेटिव का कितना मुझे चाहिए होगा और क्वालिटेटिव का कितना। अगर आप जेंडर स्टडीज़ कर रहे हो, मान लो आप डोमेस्टिक वायलेंस पे किसी गांव में स्टडी कर रहे हो कि भाई क्या कहानी है, तो या तो आप पूछ लो कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस आपने फेस करी है कि नहीं करी है, औरतों से पूछ लो, तो वो क्वांटिटेटिव यस नो, ठीक है। या फिर आप जाके उनसे इंटरव्यू करो, उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी व्यथा सुनो, उनका पूरा एक्सपीरियंस सुनो, ठीक है। सो आई थिंक इस केस में जब आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं तब आपकी क्वालिटेटिव का प्रोपोर्शन 80% होना चाहिए, उसको वैलिडेट करने में 20% आप क्वांटिटेटिव का यूज़ कर सकते हो। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर व्हेन यू यूज़ मिक्स्ड मेथड्स। पॉलिसी रेलेवेंस, कोई भी सर्वे ले लो, यहाँ पे मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लिया है, NCRB ले लो, NSS ले लो, ये लोग जो होते हैं अभी इतने बड़े लेवल का सर्वे होता है और फिर ये आगे यूज़ भी होता है पॉलिसी बनाने में, तो इसकी वैलिडेशन ज़रूरी होती है। इसमें आप दोनों मेथडोलॉजीज यूज़ करोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ताकि एक ट्रू पिक्चर निकल के आए एंड विच कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव योर पॉलिसीज एंड ब्रिंग न्यू पॉलिसीज। ठीक है। लिमिटेशंस में क्या लिख दोगे? लिमिटेशंस में लिख दो कि भाई टाइम बड़ा लगता है। क्वांटिटेटिव में तो सही है, क्वांटिटेटिव में आपने घर बैठे बैठे गूगल डॉक्यूमेंट में एक फॉर्म बनाया और 10 लोगों को भेज दिया, 100 लोगों को भेज दिया कि भाई ये फॉर्म भर के बता दो डोमेस्टिक वायलेंस हुई है नहीं, येस नो, MCQ टाइप आपने बना दिए। बट जब आपको क्वालिटेटिव बीच में ऐड करनी पड़ गई तो आपको तो जाके इंटरव्यू करना पड़ेगा, 10 लोगों को हायर करोगे इंटरव्यू के लिए, फिर उनको बताओगे क्या क्या सवाल पूछने हैं, कैसे कैसे पूछने हैं, काउंटर क्वेश्चन क्या पूछना है, तो बहुत सारे टाइम की, रिसोर्सेज की, पैसों की इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक आपकी लिमिटेशन हो गई। फिर कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन, जो आपने क्वांटिटेटिव डेटा सर्वे से इकट्ठा किया उसको उससे जो आप एनालिसिस करोगे, और जो अपने क्वालिटेटिव, आपने किसी का इंटरव्यू लिया, उसने कहानी बताई अपनी, आपके पास 100 लोगों के पास गए, 100 लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई, हर कहानी यूनिक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो उन दो चीज़ों को इंटीग्रेट, उन दो डेटा सेट्स को इंटीग्रेट करके एक एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। थर्ड आप लिखोगे कि रिसर्चर का एक अपना बायस हो सकता है कि अब MN श्रीनिवास जो हैं, जो गांव में 11 महीने रह के, कूर्ग में चले गए थे वो, रामपुरा गांव में 11 महीने रहे वो स्टडी करने के लिए, संस्कृताइजेशन की फिर का उसका वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो ही प्रैक्टिस्ड द मेथडोलॉजी ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप उनके साथ रहो, सो खाओ पियो और समझो उनके कल्चर को, उनके साथ रह के आपको जो ट्रू पिक्चर मिलेगी, उनका पर्सपेक्टिव मिलेगा वो। तो पर्सन लाइक श्रीनिवास विल गिव 100% वेटेज या 90% वेटेज टू क्वालिटेटिव, कि भाई असली तो क्वालिटेटिव तो समझ में आता है, क्वांटिटेटिव तो फालतू है। ठीक है, बट अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा, या न्यूटन को अगर हम बोल दें कि भाई रिसर्च कर, तो उसका एक पर्सनल बात होगा कि यार क्वांटिटेटिव ठीक है ना, सर्वे डाल देते हैं, सर्वे को थोड़ा रिफाइन मार देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे। जैसे आपके कई बार होता है ना कि 4 ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन होता है कि बॉक्स बना दिया, पैराग्राफ में आप अपना फीडबैक लिख दो 100 वर्ड्स में, तो वैसा वो करना प्रेफर करेगा। वो ज़्यादा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या एथनोग्राफिक रिसर्च में नहीं घुसेगा। तो ये रिसर्चर्स के पर्सनल बायस भी एक लिमिटेशन है कि किस प्रोपोर्शन में आप क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यहाँ पे हमने उसी चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी बोला है। फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी जब वो सही प्रोपोर्शन चूज़ किया होगा, अगर गलत चूज़ कर लिया तो वो बायस हो गया। तो ये आपका यहाँ पे मिक्स्ड मेथड्स वाला आंसर हो गया। फिर आपका आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। ठीक है, गिग इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जो कोविड के टाइम पे बहुत शुरू हुई। कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कोई रेगुलर फुल टाइम जॉब नहीं है, आप फ्रीलांसर हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे छोटा मोटा काम, 2-3 महीने का एक प्रोजेक्ट उठा लिया, 2 महीने यहाँ काम कर लिया, जितना काम किया उतने पैसे मिलते हैं, कोई आपकी इंश्योरेंस नहीं है, कोई आपको अलाउंस नहीं मिलता, कोई आपकी प्रमोशन नहीं होनी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। एंड क्वेश्चन ये है कि डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट एंड वर्कर सोशल सिक्योरिटी नेट। 2 एंगल्स हैं इसके, लेबर मार्केट और सोशल सिक्योरिटी। अब देखो गिग इकोनॉमी
2020 कोविड के बाद बहुत चर्चा में आया है। इनफैक्ट जो लेबर लॉज अभी 2020-21 में बने थे, कंसोलिडेट हुए थे और नए भी बने थे, वो जब आए तो ये न्यूज़ में था। ये जीएस में भी आपका बहुत सवाल उठता है और इंटरव्यू में भी पूछ ही लेते हैं। तो गिग इकोनॉमी को फर्स्ट तो डिफाइन कर दो कि भाई ये होता है। फिर आप 2 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड करो कि लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, एंड फिर सोशल सिक्योरिटी नेट। लेबर मार्केट मतलब जो आप देखते हो दिहाड़ी मजदूर जैसे खड़े होते हैं चौक पे, आप लेके जाते हो रेट फिक्स करके, तो ऐसा कुछ समझ लो लेबर मार्केट है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो नौकरियां करते हैं, वो लेबर मार्केट की बात हो रही है कि गिग इकोनॉमी के आने से उन लोगों के राइट्स, उन लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एंड देन सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब कि अगर कल को आपकी एक नौकरी वो चली जाए, गिग इकोनॉमी वाली नौकरी, छोटी मोटी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ली हुई है, वो चली गई, तो कुछ है आपको बचाने के लिए, नीचे कुछ नेट लगा है कि सीधा आप बिल्डिंग से ही करोगे, वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये गिग इकोनॉमी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम करो, कितने भी बजे काम करो, रात को करो, सुबह करो, अपने हिसाब से करो। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रह के कर सकते हो, आपको किसी बड़े शहर में किराए पे रह के नौकरी नहीं करने की ज़रूरत। रिचर्ड फ्लोरिडा का आप नाम लिख दो। फिर सेकेंड इज इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़। लोग दो फ्रीलांसिंग, इसमें कुछ वो नहीं है कि फुल टाइम में होता है ना कि आप सेम सेक्टर में अगर आप फुल टाइम जॉब हो तो आप उसी फील्ड में अपना कुछ प्राइवेट नहीं शुरू कर सकते। दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है, आप सेम टॉपिक के सेम इंडस्ट्री में 3-4 नौकरियां पकड़ लो सेम इंडस्ट्री की। सुबह 5 घंटे में उस पर काम कर रहा हूँ, उसका प्रोजेक्ट पे, शाम को उसके। आप वीडियो एडिटर हो, मान लो आपने 4 यूट्यूब के चैनल्स पकड़े, चारों के लिए आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। यहाँ पे एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कि जो जोमेटो के राइडर्स होते हैं या ओला उबर के बाइक या ड्राइवर्स होते हैं, इनको ये गिग इकोनॉमी में आते हैं। तो ये पार्ट टाइम कभी भी, अगर किसी की 15,000 की एक प्राइवेट जगह पे नौकरी है 20,000 की, उन लोगों को खर्चा चलाने के लिए दिक्कत होती है, तो वो शाम को जोमेटो या स्विगी राइडर्स बन जाते हैं, 4-5 घंटे वहाँ से पैसे कमा लेते हैं। दैट इज हाउ दे सप्लीमेंट देयर इनकम। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये अर्जुन अप्पादुरई का नाम लिखो कि हाँ, इसने ग्लोबल वर्कफोर्स को एम्पावर किया है। थर्ड आपका पॉइंट आता है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो गाय स्टैंडिंग है ये थोड़े से वरीड है। ये कहते हैं कि ये जो ऐसी नौकरियां निकल के आ रही है कि कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई फुल टाइम नहीं, 2 महीने यहाँ काम किया, 4 महीने यहाँ कोई प्रोजेक्ट उठा लिया, ये एक प्रिकेरिएट क्लास इमर्ज कर रही है। व्हाट इज प्रिकेरिएट? प्रिकेरिएट इज वर्ड फ्रॉम प्रिकेरियस, मतलब अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, आपको पता नहीं है अगले साल क्लियर होगा कि उसके अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, सेकंड में होगा, प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, इंटरव्यू क्लियर, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, दैट क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर ऑन यू। सेकंड, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप अगर नॉर्मल नौकरी कर रहे होते यूपीएससी की तैयारी ना, तो आप कितना कमा रहे होते, तो वो जो लॉस है वो भी आप गिनोगे कि एक तो मैं कमा नहीं रहा हूँ, ठीक है, जो मैं 8-10 लाख कमाता साल का, कंट्रीब्यूट करता, सेविंग होती मेरी, ऊपर से मैं पेरेंट्स से पैसे भी ले रहा हूँ, तो वो भी एक मेंटल प्रेशर, वो भी एक अनसर्टेनिटी आप पे लाता है। जितने अटेम्प्ट्स आप दे रहे हो उतने आप मार्केट में वापस जाके अपनी नौकरी कोई अपने डिग्री के हिसाब से लेने में असमर्थ हो रहे हो। ठीक है, जितना आपका गैप बढ़ रहा है। तो गाय स्टैंडिंग बोल रहा है कि ये एक प्रिकेरिएट क्लास, जो एक अनसर्टेन क्लास की क्रिएशन है, कि उन्हें नहीं पता कि उनकी नौकरी कब चली जाए, कल को नया प्रोजेक्ट मिले ना मिले, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज अनसर्टेन, वो हमेशा उनको डर लगा रहता है। सोशल सिक्योरिटी नेट। अब गिग इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी नेट में लिंक बताओ। तो यहाँ पे सिंपल जो मैंने आपने डेफिनेशन में बात करी है वो आप बताओगे कि सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब आप मोटी मोटी आपके बताओ कि इंश्योरेंस नहीं है,
आपकी कोई पेंशन नहीं मिलती है, आपको कोई पेड लीव्स नहीं मिल रही हैं, आपके कुछ अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, कोई बोनस नहीं होता, कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, ये आपके सोशल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स का लैक है गिग इकोनॉमी में। जितने घंटे आप काम करोगे आपको उतने ही घंटे का पैसा मिलता है। आप 4 घंटे करोगे तो आपके 4 घंटे का मिलेगा, 8 घंटे करोगे तो 8 घंटे का मिलेगा। लीगल एम्बिग्यूटीज, अब देखो 2020 में मैंने बोला था कि लेबर कोड्स आए थे, तो उसमें से एक लेबर कोड था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब क्योंकि सोशल सिक्योरिटी पे ही सवाल है तो ये आप कोड डेफिनेटली कोड करोगे, ये लिखोगे यहाँ पे कि भाई इसमें इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, बट इसमें स्टिल इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू। आप हेल्थ केयर की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये थोड़ा जीएस वाले एंगल पे जा रहा है कि इन्होंने गिग इकोनॉमी वर्कर्स की बात तो सुनी है, उनको इंक्लूड तो किया, बट इतना अच्छा ये लॉ नहीं बना। ये भानु प्रताप मेहता का कहना है कि स्टिल दे लैक एक्सेस टू बेसिक बेनिफिट्स, जैसे कि हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो होता है सरकार देती है वो इनको नहीं मिलेगा, और रिटायरमेंट प्लान्स। तो अभी भी जो सोशल सिक्योरिटी नेट है वो उनका बहुत वीक है या ना के बराबर है, ये लॉ आने के बाद भी। फिर केएस कवि क्या कहते हैं कि भाई ये जो 4 लेबर कोड्स आए थे जिसमें से एक ये था, इसने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। वो ये है कि आप जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स यूनियनाइज नहीं कर सकते। आप किसी रिमोट जगह पे किसी कंपनी के लिए किसी और जगह पे काम कर रहे हो, आप बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हो, इंटरेक्शन होती है, तो यू आर नॉट यूनाइटेड एज अ वर्किंग क्लास। ठीक है, तो आपकी बार्गेनिंग पावर, आप जो नेगोशिएशन कर सकते थे किसी चीज़ के लिए, या आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती सिस्टम में, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाओगे 4 लोग मिलके। ठीक है, आपकी आवाज़ एक अकेली आवाज़ रह जाएगी। तो ये केएस कभी बोलते हैं कि यूनियनाइजेशन की कमी है इस इंडस्ट्री में, इस इकोनॉमी में, गिग इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आपके 3-4 पॉइंट्स हो गए। जीएस का सवाल है ये, थोड़े बहुत आप अपने सोशोलॉजी के थिंकर्स के नाम डाल सकते हो, बट दिस इज अ प्योर जीएस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 4C, क्रिटिकली असेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सवाल क्यों आया है? ये सवाल आया है जो एआई का इतना चल रहा है, ओपन एआई का चल रहा है, और आई थिंक मैंने आपको कहा भी था कि इस चीज़ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एआई से रिलेटेड जो इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, उससे रिलेटेड आ सकता है सवाल। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन को हमें क्रिटिकली असेस करना है। पहले आप ये लिखो, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस है तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में ही वो नेगेटिव एंगल जो क्रिटिकली एनालाइज में चाहिए होता है वो लिख दो कि भाई हाँ, इसने एफिशिएंसी तो बढ़ाई है, बट इसने जॉब डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और ये सब चीज़ें भी इश्यूज लेके आया है। एक एक वर्ड पे लिख दो। फिर इसके पॉजिटिव गिना दो, नेगेटिव गिना दो कि भाई टेक्नोलॉजिकल। अब देखो ये भी काफ़ी जीएस ओरिएंटेड सवाल है। आप इन जनरल बहुत आप पढ़ते हो कि हाँ ऑटोमेशन हो जाएगी, बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है ये कि हाँ एफिशिएंसी बढ़ती है, बट जॉब्स भी बढ़ती हैं। टेक सेक्टर में टास्को आपने बोला है कि हाँ आईटी सेक्टर इमर्ज कर रहा है, सर्विस सेक्टर आया था तो इतनी जॉब्स बढ़ेंगी। तो आप पहले तो अच्छी अच्छी बातें बता दो कि हाँ वर्क फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कोविड के बाद जो टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, लोगों ने अपना फॉर्मेट चेंज किया, वर्क कल्चर चेंज हुआ, तो वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ गया, जॉब क्रिएशन टेक सेक्टर में बढ़ गई, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बन गई इंडिया की, एफिशिएंसी बढ़ी, जनरल इकोनॉमी आपकी बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। नेगेटिव में लिखो कि जॉब क्रिएशन तो हुई टेक सेक्टर में, बट जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी उसकी डिस्प्लेसमेंट, जैसे आजकल एआई का चल रहा है कि जो सेक्टर एआई के साथ अडेप्ट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। जो लोग एआई के साथ नहीं करेंगे अडेप्ट, वो पीछे रह जाएंगे, उनकी जॉब एआई खा जाएगा। तो वो आप लिख दो। इसमें आईएलओ का डेटा डाल दो कि भाई इंडिया में ऑटोमेशन से बहुत सारी जॉब्स खतरे में है। नंबर अगर नहीं पता है तो जस्ट ऐसे लिख दो, मिलियंस ऑफ जॉब्स।
फिर नेक्स्ट आपका आएगा थॉमस पिकेटी। जब भी आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेल्थ गैप, गिनी कोफिशिएंट की बात करनी है कि भाई इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तब थॉमस पिकेटी का आग बंद करके नाम डाल दो कि हाँ भाई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जब आता है उससे वेल्थ गैप बढ़ रहा है। एआई जब आ गया तो जो एआई वाले इंजीनियर्स हैं, जो रीस्किल जो सीखेंगे वो तो अभी सीखेंगे, जो ऑलरेडी पिछले 5 साल से या 10 साल से काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो वो पैसा उधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और जो आम लोग थे, जो भी एआई के इतने वेल वर्स नहीं हैं वहाँ, और जो मासेस हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वहाँ से आपका पैसा चला जाएगा, तो वेल्थ गैप बढ़ जाएगा आपका। फिर जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अब हर बंदे को डर है कि एआई मेरी जॉब खा जाएगा, तो वो जब भी कोई नया टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट या ऑटोमेशन आती है तो ये डर रहता है, ठीक है, कि ऑटोमेशन, ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी तो ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी। पहले जब डिजिटाइजेशन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स आए थे तब कंपनियों में स्टाफ कम हो गया था, जो वो फाइलें होती थी हार्ड कॉपीज़ वो हट गई, तो 10 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं, तो लोगों को जॉब सिक्योरिटी की का डर रहता है कि कहीं जब 10 लोगों की जगह 2 लोगों की ज़रूरत है तो जॉब्स रहेगी ही नहीं, जॉब बचेगी कैसे, मेरी जॉब मुझे निकाल ना दे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है 5th 6th 7th 8th वो ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।